नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है आप लोगों के लिए। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका नेट हो चुका है और आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप फ्रेशर हैं और पहले अटैम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपने अटैम्प्ट दे दिया है और आपका नेट भी नहीं हो रहा है, अगर आप ऐसे भी स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों, अगर आप 2 लोग वीडियो देख रहे हो, 4 लोग देख रहे हो, 10 लोग देख रहे हो, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है, जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ये उक्तियाँ, ये आपको एक किताब में इतनी उक्तियाँ आदिकाल से संबंध में नहीं मिलेंगी, कहीं भी नहीं मिलेंगी। दृष्टि पढ़ोगे वहाँ नहीं मिलने की, सरस्वती पांडे पढ़ोगे वहाँ नहीं मिलेगी, मनोज मिश्रा पढ़ोगे वहाँ नहीं मिलेगी, और अगर प्रतियोगिता साहित्य भी पढ़ोगे तो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हर अलग अलग किताबों से ली गई उक्तियाँ हैं और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण तुम लोगों के लिए होने वाली है। तो उम्मीद करूँगा आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मुझे बाय फेस जानते भी हैं, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, तो दोस्तों मैं तुमसे भी एक बात ये बोलूँगा, इन उक्तियों को अपने फेयर नोट्स में लिख लेना। ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि इसमें 2 3 4 नहीं, कुछ ऐसी उक्तियाँ भी बताऊँगा जो यूजीसी नेट में आई थी और वो हर किसी के अधिकतर वो गलत गई थी। ठीक है, जो बेसिक है वो जो सब किताबों में मिल रही है वो तो आप सभी ने भी सही करी होंगी, इतना मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आपको नई उक्तियाँ मिलेंगी इसमें बहुत सारी, तो वीडियो आप पूरा देखना। अगर आप चाहते हो आप सिलेक्शन करो दोस्तों, तो यही वो चीज़ें हैं जो आपको सिलेक्शन तक पहुँचाएंगी। अगर आप ये सोचोगे ना कि यार पता नहीं क्या आएगा, पता नहीं क्या आएगा, कोई नई चीज़ ढूंढता हूँ, नई चीज़ ढूंढता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप पूरी वीडियो देखो। आप 1 मिनट 2 मिनट देखते हो, मैं समझ नहीं पाता, आप मेरे भला करने में लगे हो, खुद का नुकसान करने में लगे पड़े हो। ठीक है ना? उससे मेरा तो हो जाता है, लेकिन आपके लिए बहुत बहुत लॉस होगा उसका, इस चीज़ का आप समझ लो। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आदिकालीन प्रमुख साहित्यिक उक्तियाँ। ठीक है, 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। तो ये कोटेशन किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला था। ये हिंदी साहित्य के आदिकाल से ली गई है। अब इसे याद करने का अच्छा तरीका क्या है? देखो, 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे आदिकाल कहते हैं, बस दिमाग में बैठा लो। 10वीं से 14वीं शताब्दी के काल जिसे आदिकाल कहते हैं, बस हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है, बस इतना याद करने की देर है आपको। ठीक है, 10वीं से 14वीं शताब्दी याद रख लो, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरे कोटेशन देखो क्या बोल रहा है। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, परंतु जहां तक परंपरा का प्रश्न है, निसंदेह हिंदी का परवर्ती, परवर्ती मतलब नया, पूर्व मतलब पहला, परवर्ती साहित्य जो है, मतलब कि जो नया साहित्य है वो अपभ्रंश साहित्य से क्रमशः विकसित हुआ है। ये हजारी प्रसाद मान मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी है, वो लिखने में गलती हो गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य, और इसमें जो लिखा हुआ है उद्भव और विकास से, ये पुराना हो गया, ये उद्भव और विकास का कोटेशन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। पूरा अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, एक कोटेशन आई है। देखो, पूरा अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, वो किसने बोला है? ये राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा में बोला है। 1944 की ये रचना है। ठीक है, और ये हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास आप सभी को पता होगा 1952 का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वस्तुतः यह सारी आधुनिक भाषाएं 12वीं 13वीं शताब्दी में अपभ्रंश से अलग होती दिख पड़ती हैं। तो ये कोटेशन देखो किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी ने ये बोला है, हिंदी काव्य धारा में ही बोला है कि वस्तुतः यह सारी आधुनिक जो भाषाएं हैं, आधुनिक भाषाएं 12वीं 13वीं शताब्दी में अपभ्रंश से अलग होती दिखी हैं। जो आज की नई भाषाएं हैं, आधुनिक भाषाएं, ये 12वीं 13वीं शताब्दी में अपभ्रंश से अलग होते हुए दिखाई दी पड़ती हैं। ये कौन बोलते हैं? राहुल सांकृत्यायन। और ये रचना किस में बोला गया है? हिंदी काव्य धारा रचना से ये उक्ति ली गई है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्ति की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। और ये कोटेशन मैं मानता हूँ कि बच्चों को याद है, ये रामचंद्र शुक्ल की है, क्योंकि ये तो आपको हर किसी को ये याद ही होती है। ये उक्तियाँ
मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे हंसी भी आती है यार जब मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते। मैं बोलता हूँ यार ये कंटेंट ढूंढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब मैं समझ नहीं पाता यार। मुझे हंसी भी आती है कि यार इन्हीं नोट्स से हमने 2 बार एग्जाम भी क्रैक किया है। हालांकि देखो दोस्तों, मेरे जो JRF लैक नंबर हैं सब्जेक्टिव में, मेरा फर्स्ट पेपर थोड़ा अच्छा नहीं है। मैं 65 से 70 तक लेके आता हूँ अपने सब्जेक्ट में, और इन्हीं नोट्स से लेके आता हूँ, और कुछ भी नहीं करता मैं एक्स्ट्रा। और मेरी वीडियो में जब व्यूज़ नहीं आते ना, कोई देखता नहीं 1-2 मिनट, मुझे हंसी आ रही होती है। मैं बोलता हूँ यार चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, जून में और तगड़ा कर देंगे कुछ, तब तक कोई देख लेगा इंटरव्यू हमारा, फिर देख कोई सीख लेगा भाई। अब हम यही वाली चीज़ है कि अच्छी चीज़ देने की कोशिश करते हैं तो कोई लेने को तैयार ही नहीं होता। बट कोई दिक्कत नहीं, हंसी आ रही है। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ये लाइन बोलिए रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास से, ठीक है, कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल का कोटेशन है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ये लाइन किसने बोली है? रामचंद्र शुक्ल ने बोली है हिंदी साहित्य के इतिहास में, ठीक है। ये कोटेशन आप सभी लोग लिख लेना। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा, मतलब जो सिद्धों की भाषा थी वो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है, देश भाषा से मिश्रित अपभ्रंश है, या फिर पुरानी हिंदी काव्य भाषा है, रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं, ठीक है। अगली लाइन देखो क्या आ रही है। आदि काल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही है। आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश की कितनी रचना मानी है आदिकाल के अंतर्गत? याद रखना 4। हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, याद रखना इस चीज को। आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास से ही ये लाइन ली गई है। अब अगला देखो क्या बोल रहा है। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी, देखो जब 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी की बात आ जाएगी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी था। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पुरानी हिंदी, तो याद रखना। और अपभ्रंश के लिए इन्होंने पुरानी हिंदी का भी प्रयोग किया है, किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो विक्रम की 7वीं से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणय मतलब बदल गई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगली देखो क्या बोल रहा है। पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है, और पिछली अपभ्रंश पुरानी हिंदी से, मतलब जो पुरानी अपभ्रंश है वो संस्कृत और प्राकृत से मिलती है, और पिछली अपभ्रंश पुरानी हिंदी से, ठीक है। पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है, और पिछली अपभ्रंश पुरानी हिंदी से। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पुरानी हिंदी का ये कथन है। शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे से अलग अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना जा सकता। क्या बोल रहा है? शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे से अलग अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना जा सकता। ये कौन बोल रहे हैं? बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, देखो ये बच्चन सिंह का भी कोटेशन आ गया। देखो यहाँ पे कि क्या बोल रहा है। शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे से अलग अपभ्रंश साहित्य को, शब्द समूह, उच्चारण तथा व्याकरणिक ढांचे से अलग अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास का अंग नहीं माना जा सकता। कौन बोल रहे हैं? बच्चन सिंह। और इनका रचना कौन सा है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। कब का था ये? 1996 का, याद रखना। आदिकाल नाम भ्रामक है, इसमें बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। ये बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरे इतिहास में बोला था। तो याद रखना, बच्चन सिंह ने आदिकाल के लिए क्या बोला था? अपभ्रंश काल, ठीक है, याद रखना।
इस चीज को भी आप याद रख सकते हैं। अपभ्रंश के अंतिम काल मतलब कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में हिंदी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजी, मैथिली में रचनाएं होने लगी थी। विद्यापति एक ओर से अवहट में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में पदावली लिखी थी इन्होंने। इसके बाद से हिंदी रचनाओं की अविच्छिन्न परंपरा आरंभ होती है। बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। क्या बोल रहा? अपभ्रंश के अंतिम काल मतलब कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में हिंदी, कोष्टक बंद कर देते हैं चलो, हिंदी में रचनाएं होने लगी थी। विद्यापति एक और अवध में लिख रहे थे तो दूसरी ओर मैथिली में। इसके बाद से हिंदी रचनाओं में अविच्छिन्न परंपरा आरंभ होती है। बच्चन सिंह, तुम्हें पता है भैया 1350 से 1450 का कार्यकाल ही किसका था? विद्यापति का था। सरह के स्वर में जो आक्रमता, उग्रता और तीखापन था वह बाद में चलकर कबीर में ही सुनाई पड़ता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये तो हम सबको पता है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। ये लाइन तो हमने पढ़ी हुई थी, लेकिन ऊपर का कोटेशन आ गया ना तो हर किसी की हवा टाइट होने वाली है कि सरह के स्वरों में जो आक्रामकता, उग्रता और तीखापन था वह बाद में चलकर कबीर में सुनाई पड़ता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई पड़ता है। मतलब ये जो सरहपा है ना, ये सरह इन्हीं के लिए बोला है कि सरह के स्वरों में जो आक्रामकता, उग्रता और तीखापन था वह बाद में चलकर कबीर में सुनाई पड़ता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? सरहपा से हुई है। बच्चन सिंह ने ये कोटेशन बोला है। अब देखो, पंडित साल सत बखाना देही बुद्ध बसंत न जाना, ये लाइन किसने बोली थी? तो याद रखना, ये लाइन बोली है सरहपा ने। पंडिया साल, पंडित है वैसे तो, कहीं पे पंडित भी मिलता। पंडित साल सत बखाना देही बुद्ध बसंत न जाना। छाड़ू छाड़ू महामोह विषम दुंदोली, महासुखे विलसंती सबरो लिया सुन महेली। ये किसकी लाइन है? सबरपा की। अधिकतर मिलती नहीं है सबरपा की, ठीक है। सबरपा का जन्म 780 है ना। महामुद्रा वज्रगीति, चर्या गीत, वज्र योगिनी साधना, सब याद आ रहा है? नहीं आ रहा है किसी को? और याद नहीं आ रहा तो पढ़ो सिद्ध दोबारा। जब याद ही नहीं आएगा तो फिर भैया पढ़ना तो पड़ेगा दोबारा से। आगम वेह पुराणे ही पांड्य मन व हंती, पक श्रीफल अली जिमे बाहरी भमंती। तो ये किसने बोला है? कणप्पा ने ये बोली है। आगम वेह पुराणी पांड्य मन व हंती, तो ये किसकी लाइन है? कणप्पा की ये लाइन है। दोस्तों, अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि कोई यूनिक चीज़ आई है आपके लिए, कोई यूनिक चीज़ मिल रही है आपको ना, तो लाइक कर देना वीडियो को। और नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं अब बोलता नहीं हूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता इतना, तो यार हम अपना रखते ही हैं। जिमी लॉन विलिजे पाणी ही तिम, धरणी लाई चित समरस जाई, तखने जे पुनः ते सम निंत। तो ये लाइन बोली है कणप्पा ने, या कणप्पा ने। जिमे लौण विलजई पानी तिम धरणी लाई चित, तो जिस तरीके से पानी नमक मिल जाता वही वाली लाइन को याद रखना, कणप्पा ने बोला है। ये कण कण में घुल जाता ना, कण कण में, बस ऐसे याद रखो कि नमक और पानी डालो तो बिल्कुल कण, नमक के कण कण में पानी घुस जाएगा, तो कण कण में पानी घुस जाएगा नमक के। गंगा जौना माझरे बाहर नाई, ताही बुडली मातंगी पोई आईली लेस पार करई। तो ये लाइन किसकी है? डोम्बीपा की। हाउ निवासी खमण भतारे मोहारे, वियोगा कहण न जाई, फटेलियू गो माए अंत उड़ी, चाही जा एथू बाहु साएथू नाही। ये लाइन किसकी है? ये कुकरीपा की ये लाइन है। नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा, अच्छा, नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए। जो नाथ थे, नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा, तो सिद्धों से तो निकले थे वैसे नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानना चाहिए। राहुल सांकृत्यायन ने अच्छी बात बोली है वैसे, ये राहुल सांकृत्यायन ने। 84 सिद्धों से नवनाथ का जन्म हुआ था, एक प्रकार से कह सकते हैं हम। जालंधर नाथ ने ही वहां से कट मारा था। सिद्धों की वाम
मार्गीय भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास। बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात भी बिल्कुल सही बात बोली है कि सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदि काल के नाथ पंथियों की हठ योग साधना का आरंभ हुआ। तो हठ योग में देखो, हठ का क्या था, हठ माने सूर्य, ठौका चंद्रमा, तो इन दोनों के योग से ही हठ योग बनता है। अब देखो अगली लाइन आ रही है, नाथ पंथ के चरम उत्कर्ष का समय 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंत तक है। नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। देखो भैया स्टार मार्क पॉइंट है, ये स्टार मार्क पॉइंट कि नाथ पंथ का चरम उत्कर्ष का समय 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंत तक है। नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है। देखो सिद्धों से हुआ नाथ का, और नाथ पंथ से ही भक्ति काल में संत मत का विकास हुआ था, जिसके प्रधान कवि कौन थे, कबीर थे, संत मत के। राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 का। ये कब का है, 1938 का ये है दोस्तों। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। दोस्तों ये 3 कोटेशन में पूछता क्वेश्चन, एक तो ये वाली कोटेशन बन जाती है अलग से ही, एक ये बन जाती है, दूसरा बनता है ये वाली कि भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ की भक्ति मार्ग ही था। दूसरा कोटेशन ये बनता है, तीसरा अलग ये बन जाता है, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये किसने बोला, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मैं फास्ट तो नहीं बोल रहा, फास्ट बोल रहा हूँ तो मुझे बता देना आप लोग। गुरु कीजे गहिला निगुरा ना रहीला, गुरु बिन ज्ञान ना प्याला रे भैला। ये कौन बोलते हैं, गोरखनाथ जी ने ये बोला है। ठीक है दोस्तों, ये गोरखनाथ जी की उक्ति है। एक मिनट, अभी टाइम मेरे पास बहुत है। गुरु कीजे गहिला निगुरा ना रहीला, गुरु बिन ज्ञान न पियाला रे भैला। ये गोरखनाथ ने बोला था। नाथ बोले अमृत बाणी, वरसीगे कंबली भीजे पानी, गाड़ी पडरवा बांधी ले खूंटा, चले दमामा बजले ऊंटा। तो गोरखनाथ की ये लाइन है। यंद्री का लड़बड़ा जिम्बा का फूहड़ा, गोरस कहे ते पर तसी चूहड़ा। तो ये भी लाइन किसकी है, गोरखनाथ जी की ही ये पंक्ति है दोस्तों। ये यूजीसी नेट पर बनी हुई पंक्तियां हैं, इनको बिल्कुल भी हल्के मत लेना। और जो नए स्टूडेंट हैं खासकर वो तो भाई, जो पुराने हैं वो अपना कर लेंगे, जिनका नेट हो चुका है वो जेआरएफ के लिए लगे हैं। 1% जेआरएफ नहीं भी होता तो उनका हो चुका है नेट, अब वो पीएचडी भी कर लेंगे। आप लोग करो, मेहनत करो भाई। अवधू देखो, थोड़ा सा बड़ा तो नहीं करना इसको मुझे, वैसे सही है, ज़्यादा बड़ा करके भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। अवधू रैया हाटे बांटे, रूस विरस की छाया, तजिबा काम क्रोध लोह मोह संसार की माया। किसने बोला है, गोरखनाथ ने। मैं तो ये याद रख लेता हूँ, मतलब अवधू रैया हाटे बाटे रूप विरस की छाया, इतने से मुझे पता लग जाता है ये गोरखनाथ की है। तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया, 9 लाख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। तो गोरखनाथ ने ये वाली पंक्ति बोली है। ये यूजीसी नेट में बनी हुई पंक्तियां हैं सारी, ये आप देख भी सकते हो यूजीसी नेट के पिछले पेपर, वहाँ आपको मिल जाएगा ये। यह संसार कुबुद्धि का खेल, जब लग जीवे तब लग चेत, आँखियों देखे काना सुने, जैसा भोहे वैसा लूणे। जालंधर नाथ की है ये। जालंधर नाथ यही थे जिन्होंने नाथों से, जालंधर नाथ सिद्धों से हटाया था अपने को और पंजाब की तरफ चले गए थे। जालंधर नाथ, जो जालंधर शहर है इन्हीं के नाम पे बसा हुआ है, ऐसा बोलते हैं।
गोरख सूत गहनी कहे, नाथ पंथ की बानी, ज्ञानी जानत गुरु पूत होत, सो ही चढ़े निर्वाणी। ये किसने बोला है? गहनी नाथ का ये कथन है कि गोरख सूत गहनी कहे। कौन कहे? गहनी कहे। बस ये तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब एक लाल पटा एक श्वेत पटा, एक तिलक जनेऊ लमक लटा, जब लही उठली उल्टी प्राण घटा, तब चरपट भूले पेट नटा, जब आवे काल घटा, तब छोड़ी जाएगे लटापटा। सुणी सिखवंती सुणी पतिवंती, इस जग में ही कैसे रहना। चरपट नाथ की ये कथन है। आप लोग इसको सभी लोग उतार लेना, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ भैया, अगर एग्जाम क्रैक करना है तो बहुत अच्छी फैक्ट है ये। ऐसे फैक्ट तो हमें नहीं मिलते थे, जैसे मैं ये यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। राहुल सांकृत्यायन बोलते हैं कि जो शंभू का रामायण है, जो पौमचर्यू लिखा है ना, पौमचर्यू राम पर बेस्ड है, तो स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है, राहुल सांकृत्यायन ने बोला है। देखो यूजीसी ने बना था ये क्वेश्चन, स्वयंभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि हैं। याद आया? राहुल सांकृत्यायन हिंदी काव्य धारा, ये क्वेश्चन बना भी था कि स्वयंभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि है, और सब लोग लगा के आ गए थे वहाँ पे। पता है क्या चीज़? क्योंकि राहुल सांकृत्यायन ने सबसे पहला कवि बोला है वो सरहप्पा को, सब लोग सोचते थे, और सबने, और स्वयंभू को बोला था राम कुमार वर्मा ने, और उसमें विकल्प राम कुमार वर्मा भी दिया था, तो आधे से ज़्यादा लोग राम कुमार वर्मा की तरफ गए थे, और लेकिन हम जो थे वो सांकृत्यायन की तरफ ही गए थे। मुझे आज भी याद है, चाहे मुझे ढंग से याद नहीं था, बट मैं गया राहुल सांकृत्यायन में ही था। जाना मुझे स्वयंभू में चाहिए था वैसे, बट मैं गया नहीं था उसमें। मैंने बोला नहीं, स्वयंभू नहीं संस्कृत्यायन है, तो वो आंसर घर जाके मुझे सही भी मिला। तो स्वयंभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि हैं, राहुल सांकृत्यायन का ये कोटेशन है। रोवई लंकापुर परम परमेश्वरी, हाँ रावण तिहुयण जन केसरी, स्वयंभू ने बोला है पौमचर्यू में। ठीक है। अच्छा ये देखो, लंकापुर की बात आ रही ना, परमेश्वरी, हाँ रावण तिहुण जन केसरी, तो ये स्वयंभू की है। जो जिन, हाँ टाइम अभी हमारे पास काफ़ी है, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, कोई वीडियो देखता नहीं है, इससे बढ़िया मैं पार्ट 2 बना लूँ। मैं यार मैं तो सोचता हूँ मैं 1-1 2-2 3-3 घंटे का मैराथन क्लासेस बनाऊँ, लेकिन जब वीडियो कोई देखेगा नहीं तो फिर दिल भी टूट जाता है यार। इतनी अच्छी चीज़ें लेके आओ, फिर कोई देखता नहीं है, तो फिर वो चीज़ें थोड़ा सा सही नहीं लगती। इसलिए मैं सोचता हूँ मैं 15-10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, छोटी छोटी बना के दे दूंगा। बट मुझे लगता है कि मैं 15 मिनट की वीडियो कब तक बनाऊंगा। मैं फ्री कोर्स, अगर मैं फ्री को किसी को फ्री भी दे रहा हूँ, कुछ अच्छी चीज़ दे रहा हूँ, तो टाइम से दूंगा, उसका भी कोई बेनिफिट है। अब आपके पास मैं अच्छी चीज़ लौट दे रहा हूँ, अच्छी चीज़ दे रहा हूँ, अब मान लो मैं बहुत कम दे रहा हूँ, उससे क्या फ़ायदा? उससे ना तुम्हारा फ़ायदा ना मेरा फ़ायदा भाई। हकीकत बात तो यही है। बाकी आप इसको किस तरीके से लेते हैं, मैं क्या बोलूँ। जो जिन शासन भाषियूँ, सो भई कहियूँ सारूँ, तो देवसेन की श्रावकाचार हिंदी की पहली रचना है, ये 933 की है, सभी को पता होगा। 250 हैं इसमें। मुंज भणई मुणाल मुणाव लई, जुवण गयु न झूरी, जई शक्कर से खंड थिए, तो इस मीठी चूरी। तो ये लाइन किसकी है? तो ये लाइन है मुंज की प्रबंध चिंतामणि की। प्रबंध चिंतामणि जयचंद मेहरतुंग। रासा नागर अपभ्रंश का प्रधान छंद है। जो रासा है वो नागर अपभ्रंश का प्रधान छंद है। कौन बोलता है? डॉक्टर हरमन याकूबी। अब ये अगर क्वेश्चन आ गया, सच बताना, और उसमें 2 अंग्रेजों के नाम आ जाए और 2 हिंदू राइटरों के नाम आ जाए जो राजस्थानी से रिलेटेड हो या कहीं से भी हो, हम वहाँ को जाने की कोशिश ज़्यादा करेंगे, अंग्रेज की तरफ जाने की कोशिश कम करेंगे। रासा जो है नागर अपभ्रंश का प्रधान छंद है, किसने बोला है? हरमन याकूबी ने। 1272 मजारी जेठी बदी नौवीं बुधवारी, नाल रसायन आरंभ भई शारदा तू ही ब्रह्म कुमारी। तो नरपति नाल बीशल देवी है, तो मैं तुम्हें 2-3 बार बता चुका हूँ। अस्त्रीय जन्म काई दीघे महेश, नाचे अवर जन्म धारई घड़ा रे नरेश। नरपति नाल का बीशल देव का ये राजमती वाली लाइन है, ये इसलिए क्या बोला उसे, स्त्रीय रासु भी बोला उसे, स्त्रीय। नरपति नाल ने ना बीसल देव रासु को अस्त्रीय सासु भी, अस्त्रीय रासु कहा है, याद रखना इस चीज को। जिन, अरे ये कर रहा हूं मैं,
जिन प्रतियों के आधार पर यह संस्करण संपादित हुआ है उनमें यह नाम नहीं है। उनमें इसको चंदकृत पृथ्वीराज रासो का महोबा खंड लिया हुआ है, किंतु वास्तव में यह पृथ्वीराज रासो में दिए गए एक वर्णन के आधार पर लिखा हुआ एक स्वतंत्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ का नाम मूल प्रतियों में पृथ्वीराज रासो दिया हुआ है, पर इस नाम से प्रकाशित करना लोगों को भ्रम में डालना होगा, अतः मैंने इसे परमाल रासो नाम देने का साहस किया। तो किसने बोला ये? परमाल रासो में बाबू श्याम सुंदर दास, क्योंकि आलाखंड नाम से प्रकाशित हुआ था, ये पहले तो सभी को पता होगा, है ना। उक्ति धर्म विशालस्य, क्या बोला? उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरस षट भाषा पुराण च कुरान कथित माया। तो ये चंद ने बोला है पृथ्वीराज रासो में। अगली लाइन आ रही है, देखो। संस्कृत प्राकृत चैव अपभ्रंश पिशाचिका मागधी सुर सैनिच षट भाषेच्व ज्ञाते। तो ये चंद्र की पृथ्वीराज रासो का ही ये लाइन है। छंद प्रबंध कवित जाति साटक गहा दुहत लघु लहु गुरु मही क्या मंडी त छड़िय पिंगल भरय भरथ्य। तो ये चंद की है पृथ्वीराज रासो की ये लाइन है। अगली लाइन देखो। मनु कला शशिभान कला 1600 बनी बाल वैस शशिता समीप अमित्र रस पिनी है। तो चंद की पृथ्वीराज रासो की ये लाइन है दोस्तों। सोबरन थार मोतिन भराए झल हल करंत दीपक जराए पूंजिए गौरी शंकर मनाए दई छिने अंग करी लगिए पाए। तो ये चंद की ये लाइन है। यदि इतिहास समर्थित घटनाओं के आधार पर मूल पृथ्वीराज रासो का निर्णय करे तो एक कमावध को छोड़कर कोई घटना मूल पृथ्वीराज रासो की नहीं है, नहीं हो सकती। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह ने संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो से लिया हुआ है। निश्चय ही चंद बिहारी की भांति एक एक शब्द बहुत तरास खराद कर बहुत सोच विचार के साथ प्रयोग करने वाले जड़ाऊ या शिल्पियों में से ना थे। वे मस्त मौला की तरह, ये देखो छोटा कर देता हूँ, वह मस्त मौला की तरह बेलाग प्रयोग करते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह ने बोला है कि निश्चय चंद जो थे बिहारी की भांति एक एक शब्द को बहुत तरास खराद कर बहुत सोच विचार के साथ प्रयोग करने वाले जड़ाऊ या शिल्पियों में ना थे। अब इधर देखो। पृथ्वीराज रासो संत भक्ति काव्य की भांति सामान्य जन जागरण की उत्थानशील भावना का प्रतिबिंब ना होते हुए भी ह्रासो उन्मिक सामंती शक्तियों को अंतर्विरोध का चित्रण करने वाला महाकाव्य है। किसने बोला? हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह ने ये बात बोली है दोस्तों। चंद हिंदी परंपरा के आदि कवि की अपेक्षा अपभ्रंश परंपरा के अंतिम कवि थे। अपभ्रंश परंपरा के अंतिम कवि थे। कौन बोल रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चंद को अपभ्रंश परंपरा का अंतिम कवि कहा। यह भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि चंद हिंदी परंपरा के आदि कवि की अपेक्षा अपभ्रंश परंपरा के अंतिम कवि थे। चूमन तूतीय हिंदम अरब रास्त पुरुषी जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। तो ये बात बोली है अमीर खुसरो ने। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग तन मेरा मन पीऊँ का दो भये एक रंग। तो ये लाइन भी किसकी है? अमीर खुसरो की है। तो दोस्तों ये आप वीडियो ना 2 बार भी देख सकते हैं, फास्ट देख लो, 2 बार देख लो, आपके लिए बहुत काम करेगी। जे हाल मिसकी मकुन तगा कुल दुराए नैना बनाए बतियाँ किताबे हिजरा न दारम ए जा न लिहियो काहे लगाए छतियाँ सबाने हिजरा दराज वो चू जुल्फ रोजे वस्तल चू उम्र को तह सखी पिया को जो ना देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरी रतियाँ। ये भी किसकी है? अमीर खुसरो की ये लाइन है।
आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में ये बात बोली थी। और ये वाली लाइन सबको याद भी रहती है। विद्यापति के विश्वव्यापी संसार में भगवद भजन कहाँ है, इस विधि में ईश्वर संधि कहाँ है, सद्य स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ, उनकी कविता विला की सामग्री पूजा की साधना नहीं है। तो ये लाइन है राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, याद रखना कि विद्यापति के विश्वव्यापी संसार में भगवत भजन कहाँ है, मतलब राम भगवान राम कुमार वर्मा विद्यापति से हर चीज़ के लिए पूछ रहे हैं। ये दिमाग में डालो, क्या कहाँ है वाली बात आएगी तो राम कुमार वर्मा और विद्यापति। इस विधि में ईश्वर संधि कहाँ है, देखो ईश्वर संधि कहाँ है, सद्या स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ है, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ है, उनकी कविता विला की सामग्री है, उनकी कविता विला की सामग्री है, पूजा की साधना नहीं, विला की सामग्री है बल पूजा की साधना नहीं है। राम कुमार वर्मा का ऐसा जान पड़ता है कि कीर्तिलता बहुत कुछ उस शैली में लिखी गई थी जिसमें चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा था। मतलब कि कीर्तिलता की तुलना एक प्रकार से हम कह सकते हैं चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो से कर की है। यह भ्रंग और भ्रंगी संवाद के रूप में है। इसमें भी संस्कृत और प्राकृत के छंदों का प्रयोग है। संस्कृत और प्राकृत के छंद रासों में बहुत आए हैं। किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य और पुराना नहीं है, हिंदी साहित्य और उद्भव और विकास, ये थोड़ा सा गलत हो गया है मुझसे। इस पुस्तक मतलब कि पदावली की बात हो रही है के पदों के आगे चलकर बंगाल, असम, ओडिशा के वैष्णव भक्तों को प्रभावित किया और उन प्रदेशों के भक्ति साहित्य में नई प्रेरणा और नई प्राणधारा संचारित करने में समर्थ हुई। इसलिए पूर्वी प्रदेशों में सर्वत्र यह पुस्तक धर्म ग्रंथ की महिमा पा सकी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का आदिकाल से ये लाइन बोली है पदावली के लिए। ठीक है, कि पदावली के लिए ऐसे याद रख लो, देखो पदावली के लिए धर्म ग्रंथ की बात किसने करी थी, सीधे हजारी प्रसाद द्विवेदी, और वो भी पूर्वी प्रदेशों में सर्वत्र यह पूर्वी मतलब पुस्तक धर्म ग्रंथ के रूप में है। पदावली को धर्म ग्रंथ के रूप में किसने प्रदर्शित किया एक प्रकार से, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, अब आ रहा है सकई वाणी बहु न भावई, पऊस रस को मम न पावई, देसिल बहना सब जन मिठा, ते तैसन जबो अवट्टा। तो ये विद्यापति की कीर्तलता से लिया गया है। बाल चंद बिज्जे भाषा, दुहू नहीं लगे दुज्जन हासा। बाल चंद बिज्जे भाषा, दुहू नहीं लगे दुज्जन हासा, विद्यापति की कीर्तिलता की लाइन है ये। पुरुष कहानी हो कहो जैसु पथवे पुन्नु, तो ये है विद्यापति की कीर्तिलता की ये लाइन है दोस्तों। अगर ये चीज़ अच्छी लग रही हो ना तो लाइक कर देना यार, एक लाइक तो बनाए देना मेरे लिए, और एक कमेंट भी कर देना अगर कर सकते हो तो, और नहीं कर सकते हो तो मैं जिद नहीं करूँगा। खने खने नयन कौन अनुसरई है वैसे, खने खने बसत धुली तनु भरई, विद्यापति की है पदावली की ये लाइन है दोस्तों। अब आ रहा है सरस वसंत समय भला पावली, दक्षिण पवन बहत हिरे, सपनहु रूप बचन एक भाषिक, मुख से दूरी करु चीरे, तो विद्यापति की ये पदावली की ये लाइन है। अब आ रहा है अगली लाइन देखो, कि आरे नव जोबन अभिरामा, जत देखल त कहन परी छो अनोखा एक ठामा, अभिरामा और एक ठामा, अभिरामा का एक ठामा, विद्यापति की पदावली। ऐसे भी याद रख सकते हो आप, एक आरे नव जोबन अभिरामा, जत देखल तो कहन परी छो अनोखा एक ठामा, तो विद्यापति की ये लाइन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिंदी साहित्य वाले तो दोस्तों जुड़ ही जाना, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ अगर जून तक आप कंटिन्यू मेरे साथ लगे रहेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मेरे नोट्स आपको नेट और JRF तक जरूर लेके चले जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।